देश के 17वें उपराष्ट्रपति के लिए मतदान की प्रक्रिया इस समय जारी है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वोट कास्ट किया। सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी के बीच मुकाबला। सबसे पहले आज उपराष्ट्रपति पद के लिए हो रहे मतदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वोट कास्ट किया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए हो रहे चुनाव में अपना वोट कास्ट किया। आपको बता दें, उपराष्ट्रपति पद के लिए हो रहे इस चुनाव में बैलेट पेपर के जरिए मतदान हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपना वोट कास्ट करते समय की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सुबह 10 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। आपको बता दें 6 बजे से वोटों की गिनती का काम शुरू होगा और उम्मीद ये की जा रही है कि 7 या अधिक से अधिक रात 8 बजे तक देश के अगले उपराष्ट्रपति कौन होंगे इसका औपचारिक ऐलान हो जाएगा। हालांकि इसे सिर्फ एक फॉर्मेलिटी कहा जा रहा है, औपचारिकताएं हैं, क्योंकि एनडीए के कैंडिडेट के पास पहले से जरूरी नंबर्स हैं। सीपी राधाकृष्णन, अगर अब तक जिन पार्टियों ने अपना समर्थन दिया है उसके मुताबिक देखा जाए तो एनडीए के पास कुल 425 वोट हैं और अगर वाईएसआरसीपी जिन्होंने एनडीए के कैंडिडेट के फेवर में अपना वोट देने की बात कही है तो ऐसे में यह आंकड़ा 436 हो जाता है। वहीं अगर हम विपक्षी खेमे के बी सुदर्शन रेड्डी की बात करें तो वो 112 मतों से फिलहाल पीछे नजर आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि बैलेट पेपर के जरिए ये पूरी प्रक्रिया मुकम्मल होगी, ऐसे में क्रॉस वोटिंग की गुंजाइशों से इनकार नहीं किया जा सकता। आपको बता दें शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया जारी रहेगी। 6 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और आज ही चुनाव के नतीजे आएंगे। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें देख रहे हैं जिन्होंने आज सबसे पहले उपराष्ट्रपति पद के लिए हो रहे इस मतदान प्रक्रिया में अपना वोट कास्ट किया। बैलेट पेपर के जरिए अपना वोट कास्ट करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके टीवी स्क्रीन पर। तो कौन बनेगा देश का अगला उपराष्ट्रपति? 17वें उपराष्ट्रपति पद के लिए इस समय मतदान की प्रक्रिया जारी है। एनडीए के पक्ष में संख्या बल है, सिर्फ नतीजों का औपचारिक ऐलान होना ही बाकी है, लेकिन क्योंकि पूरी प्रक्रिया से होकर गुजरना होता है, शाम 5 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया जारी रहेगी और 6 बजे से वोटिंग की गिनती शुरू होगी। लिहाजा इस औपचारिकता को आप पूरा करके ही तस्वीर स्पष्ट हो सकती है, क्योंकि क्रॉस वोटिंग की गुंजाइशों से इनकार नहीं किया जा सकता। वाईएसआरसीपी ने सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में वोट कास्ट करने की बात कही है। उनकी पार्टी की तरफ से सीपी राधाकृष्णन को समर्थन दिया गया है। वहीं बी सुदर्शन रेड्डी जो विपक्षी खेमे इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट हैं, आंकड़ों के हिसाब से अगर बात की जाए तो लगभग 112 अंकों से वो फिलहाल सीपी राधाकृष्णन से पिछड़ते नजर आ रहे हैं। तो देखिए वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। इस बीच तस्वीर बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है नहीं, तस्वीर स्पष्ट है, लेकिन औपचारिकताएं पूरी करना बहुत जरूरी होता है। लोकतंत्र में ऐसा ही होता है। मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। संजीव कौशिक जी हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, साथ ही स्वाति तिवारी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप भी, बहुत स्वागत है आप दोनों का। संजीव जी, पहले आपका रुख कर लेते हैं। विपक्षी खेमे की तरफ से इसे वैचारिक लड़ाई कहा गया। जिस कैंडिडेट को मैदान में विपक्षी खेमे की तरफ से उतारा गया, बी सुदर्शन रेड्डी, उन्हें वैचारिक इस लड़ाई में एक आइडियल कैंडिडेट बताया गया। हालांकि दोनों ही चेहरे दक्षिण भारत से हैं, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से एनडीए का कैंडिडेट पहले ही जीता हुआ है, सिर्फ औपचारिकताएं शेष हैं। आप इस पूरे चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? क्रॉस वोटिंग से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी गुंजाइशें काफी कम नजर आती हैं। पृथ्वी, तो 4 बातें हैं। पहली बात तो ये कि निश्चित तौर पर आंकड़ों के हिसाब से एनडीए पक्ष मजबूत आज के वक्त में भी दिखाई दे रहा है और लग रहा है कि जीत सुनिश्चित है। लेकिन उसके बावजूद प्रतिष्ठा यदि किसी की दाव पर लगी है तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की प्रतिष्ठा दाव पर लगी है, क्योंकि पूर्व उपराष्ट्रपति जिस तरह से उनका आना रिकॉर्ड मतों से, ये मत भूलिए कि इससे पहले वो रिकॉर्ड मतों से उनकी जीत सुनिश्चित हुई थी,
और वैसे उपराष्ट्रपति का जिस तरह से जाना हुआ वो आज भी सस्पेक्टेड है, संदेह के घेरे में है। लोग कयासों के दौर में अभी भी जी रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, कहाँ गए और किस तरह से गए। विदेश नीति लगातार डगमगाता हुआ भारत का, और उसके बीच में एक छोटा सा इलेक्शन हम लोगों ने देखा था अभी हाल फिलहाल में, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के जैसे चुनाव में भी एक तरफ जहां जेपी नड्डा साहब और अमित शाह जी पूरी ताकत झोंक देते हैं, उसके बावजूद उनके खेमे के जो प्रत्याशी हैं वो हार जाते हैं। वो केवल अंतरात्मा के चुनाव पर भी वहां भी व्हिप जारी करने की बात नहीं थी। ठीक वैसे ही इस उपराष्ट्रपति चुनाव में भी कहीं कोई व्हिप जारी करने की बात नहीं होती है। तो विपक्षी, मैं ये दावे के साथ मैं नहीं कह सकता कि कौन किधर जाएंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि यदि एनडीए गठबंधन के 5 लोग या 10 लोग भी अंतरात्मा की आवाज पर यदि इंडिया गठबंधन की तरफ यदि वो बटन दबाते हुए देखते हैं, निश्चित तौर पर ये बेहद शर्मनाक और एनडीए की हार ये सुनिश्चित, भले वो जीत जाए वहां पे, लेकिन इंडिया के नजरों में एनडीए की हार होगी। आज विपक्षी पार्टी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल, इधर से यदि 10 लोग भी उधर चले जाएं तो कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि पहले से ही हम आंकड़ों के हिसाब से देख रहे हैं कि एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित होती हुई दिखाई दे रही है। तो सबसे बड़ी चुनौती इंडिया गठबंधन के लिए है और पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी है। देश के प्रधानमंत्री का एक एक सांसदों से मिलना, कार्यशाला आयोजित करना, उसके बाद में नसीहत देना, फिर सबसे पहले सबको ले जाकर के खड़ा कराना लाइन में। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए ये प्रतिष्ठा का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी यदि कहीं से भी इसमें पिछड़ती हुई दिखाई देती है तो न केवल देश के स्तर पर, वैश्विक स्तर पर भी मोदी जी की जो छवि है उस पर भी प्रभाव पड़ने वाला है। तो निश्चित तौर पर उनकी कोशिश पूरी है कि किसी तरह से भी इस पूरे चुनाव में हम कमतर हमें ना आका जाए, हमारे ग्राफ नीचे जाते हुए नहीं दिखाई दे। और इंडिया गठबंधन के लोगों की यही कोशिश है कि किसी भी बहाने ये चीज लोगों के बीच में दिखाई दे कि आपका ग्राफ, चूंकि बहुत ज्यादा जिस ढोल को पीटने की बात की जा रही है, जिसकी आवाज दूर तक जाने की बात की जा रही है, वह नीचे ग्राफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कोशिश है। अब चूंकि इसमें व्हिप जारी नहीं किया जाता तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता अंत समय तक, जब तक कि रिजल्ट सामने ना आ जाए, कौन खेमा किधर जाता हुआ दिखेगा और कौन मजबूत होता हुआ दिखेगा। नतीजों में स्पष्ट हो ही जाएगा, बहुत ज्यादा समय भी नहीं है, आज ही वोटिंग होगी, आज ही गिनती भी हो जाएगी। स्वाति जी, आपका रुख करते हुए संजीव जी ये कह रहे हैं कि प्रतिष्ठा पर बीजेपी की साख लगी हुई है और बीजेपी की पुरजोर कोशिश है कि मार्जिन ज्यादा से ज्यादा हो। इसके लिए आज एक ब्रेकफास्ट पर भी अलग अलग राज्यों के सांसद, अलग अलग मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई, उनके साथ एक बार फिर मुलाकात हुई और यह इंश्योर किया गया कि कहीं भी किसी भी तरीके से क्रॉस वोटिंग न हो जाए। आप भी यही मानती हैं कि बीजेपी की साख ज्यादा दांव पर है? क्योंकि अगर इंडिया ब्लॉक की कैंडिडेट की बात की जाए तो वो तो पहले से भी आंकड़े उनके साथ नहीं है। जी, आपके तमाम दर्शकों को सुप्रभात। और कौशिक जी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि भाजपा की साख दांव पे लगी हुई है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय राजनीति की वो पार्टी है जो निकाय चुनाव से लेकर के लोकसभा, राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव सबको उसी दमखम के साथ लड़ती है और किसी भी चुनाव को उतने ही गंभीरता से लेती है। और जीत और हार दोनों भारतीय जनता पार्टी बहुत सहजता के साथ स्वीकारती है। वो किसी पे दोष नहीं देती है, वो आत्म अवलोकन करती है। तो सबसे पहले तो ये बात समझने की जरूरत है। अब आते हैं ये जो आज चुनाव हो रहा है, आज देश को शाम के 7-7:30 तक नए राष्ट्रपति मिल जाएंगे, ऐसी उम्मीद है। तब तक जो है वो मतगणना हो जाएगी। आंकड़ों के बलबूते पे एनडीए आगे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्रॉस वोटिंग की भी चर्चा है और क्रॉस वोटिंग बहुत लोकतंत्र में बहुत सहजता से स्वीकार्य प्रक्रिया है। अब इंडी खेमे वाले आ जाए एनडीए में या एनडीए खेमे वाले चले जाए इंडी में, तो ये एक सहज स्वीकार करने वाली प्रक्रिया है। लेकिन इसको ऐसे कहना, इसको ऐसे प्रोजेक्ट करना कि अगर भाजपा से 2 भी चला जाए तो साख मिट्टी में मिल जाएगी, इंटरनेशनल स्तर पे भारत के प्रधानमंत्री का जो है वो मटिया पलेद हो जाएगा, मुझे लगता है कि ये बहुत बचकानी बात है। सबसे पहले तो क्रॉस वोटिंग की अगर बात भी हो रही है, चर्चाएं भी है, तो वो एनडीए गठबंधन में आने के लिए है, यहां से जाने के लिए नहीं है, ये स्पष्टता रहे। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो आपने कहा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, तो नित्यानंद राय के यहाँ बिहार के जो सांसद थे उनको बुलाया गया था, ऐसे ही मनसुख मांडविया को जिम्मेदारी दी गई थी गुजरात की। तो बिल्कुल ब्रेकफास्ट
से और सुबह की चाय की चुस्की से, और अभी मैं देख रही थी बड़े बड़े दिग्गज उतारे गए स्वाति जी, बड़े बड़े दिग्गजों को इस जिम्मेदारी के साथ मैदान में उतारा गया। जी बिल्कुल। यूपी और यूपी के लोगों को साधने के लिए पीयूष गोयल जी के ऑफिस में वाणिज्य भवन में आज ब्रेकफास्ट मीटिंग होती है। महाराष्ट्र के लोगों को साधने के लिए भूपेंद्र यादव जी के आवास पर आज ब्रेकफास्ट मीटिंग होती है। आपने जिक्र कर ही दिया नित्यानंद राय जी का। तो देखिए लगातार बीजेपी की तरफ से कोशिश यही है कि एक भी वोट इधर उधर ना हो जाए, और यही जिक्र संजीव जी कर रहे हैं कि बीजेपी की साख जो है इस वक्त वो दांव पर लगी हुई है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि बड़ा मार्जिन हो। जीत तो स्पष्ट है ही, आंकड़े एनडीए के साथ ही हैं, बावजूद इसके इस जीत के मार्जिन को ज्यादा से ज्यादा बड़ा करने की बीजेपी की जुगत, इसे आप किस तरीके से देखती हैं? सवाल मेरा ये है। इसको मैं, जैसे मैंने शुरुआती अपनी टिप्पणी में ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है और एनडीए गठबंधन के रूप में एक ऐसा गठबंधन है जो हर एक चुनाव को गंभीरता से लेता है और इसका प्रयास जीत के लिए, और अगर जीत पहले आंकड़े बता रहे हैं कि सुनिश्चित है जो जीत है, तो उसको और प्रबल करने के लिए, जैसे आपने बताया कि मार्जिन को बढ़ाने के लिए है। अब देखिए इसमें बहुत सारे जो दल हैं उन्होंने अब्सटेन भी किया है। आप बीजेडी देखिए, वो 7 सांसद कम नहीं होते, राज्यसभा में 7 इनके हैं। बीआरएस ने कल देर रात तक अनाउंस कर दिया, 4 उनके पास थे, शिरोमणि अकाली दल ने कर दिया। तो ऐसे इन सारे जो लास्ट मोमेंट के भी बदलाव हुए, बीजेडी ने तो हालांकि 2-3 रोज पहले ही अनाउंस कर दिया था, लेकिन जो आंकड़े जो ये लास्ट, लेकिन वो भी कुल मिलाकर के 14 ही होते हैं। बहुत ज्यादा फेरबदल उनके साथ रहने से भी विपक्षी खेमे पर पड़ने नहीं वाला था, नतीजे वही रहते जो अभी भी हम जिसकी बात कर रहे हैं। संजीव जी आपका रुख करते हुए, नतीजे वही रहते प्रीति जी, लेकिन जैसे जो बात कही जा रही है कि नतीजा क्या होगा वो कमोबेश भारत जान रहा है, लेकिन उसको कितने प्रबलता के साथ, उसको कितने मजबूती के साथ, कितने बड़े मार्जिन के साथ एनडीए अपने पक्ष में ले, हम यहाँ पे इस बात की चर्चा कर रहे हैं। तो उसके लिए ये सारे जुगत जो प्रयास कर सकती है गठबंधन के रूप में एनडीए कर रही है। जी संजीव जी आपका रुख करते हुए, यहाँ पर जिस कैंडिडेट को विपक्षी खेमे ने चुना, बात भी सुदर्शन रेड्डी की हो रही है, वैचारिक लड़ाई और फिर उनका चेहरा, क्योंकि गैर राजनीतिक फेस था। ममता बनर्जी को मनाने में विपक्षी खेमा कामयाब रहा, अरविंद केजरीवाल को मनाने में कामयाब रहा, लेकिन बीआरएस, अकाली दल और बीजेडी उसे नहीं साध पाए। यानी पूरे तरीके से विपक्षी खेमा आपके साथ नहीं हो सका। इसको लेकर के मैं आपको कमेंट चाहूंगी। देखिए निश्चित तौर पे जब कभी भी गठबंधन की राजनीति होती है और सत्ता में मजबूत कोई सरकार है तो बाकी विपक्षी पार्टियां एक साथ मिलती हैं और एक समन्वय बना करके वो सत्ता से लड़ती हुई दिखाई देती है। आप जो कह रहे हैं निश्चित तौर पे ये कामयाबी हासिल नहीं हुई है, कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन इस सबों के बावजूद अभी हमारी बहन भी वही बात कह रही थी और हम भी वही बात कह रहे हैं, ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है। साख किसकी दांव पे लगी है? इंडिया गठबंधन के पास खोने के लिए क्या है? और एनडीए गठबंधन के पास से यदि, फिर मैं दोहरा रहा हूं अपनी बात, कि यदि 5 भी वोट इधर से उधर जाते हैं तो किसकी साख दांव पे लगती है? उसके व्यापक मैसेज जाएंगे या नहीं जाएंगे? बिहार इलेक्शन में जाएंगे या नहीं जाएंगे? दूरगामी इसके परिणाम दिखेंगे या नहीं दिखेंगे? जिस ताकत की बात हम कर रहे हैं वो ताकत क्षीण होती हुई दिखाई देगी या नहीं देगी? मैं यही कहने का प्रयास कर रहा हूं कि दोनों अपने अपने तरीके से अपने अपने लोगों को कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि इसमें व्हिप जारी नहीं होती, अंतरात्मा की आवाज पे, इसीलिए मैंने कहा कि एक छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव का मैंने उदाहरण दिया कि छोटे से चुनाव में भी पूरी ताकत झोंकने के बावजूद आप अपने उम्मीदवार को जीत सुनिश्चित नहीं करा पाते हैं। तो ये तो उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात है, और उपराष्ट्रपति जो, इसीलिए मैंने दोबारा ये भी दोहरा रहा हूं कि वो रिकॉर्ड मतों से पिछली बार जीते थे और लोगों ने देखा कि उनका हश्र क्या हुआ। आज भी ये कंफ्यूजन की स्थिति में है कि उन्होंने इस्तीफा दिया या ले लिया गया, वो कहाँ है, खोजा जा रहा है, क्या कंडीशन है, आज भी चुप्पी साधे हुए हैं। तो जिस उपराष्ट्रपति के प्रतिष्ठा की बात हम कर रहे हैं, और ये दक्षिण बनाम किसी और स्टेट को छोड़ करके दक्षिण बनाम दक्षिण करके जो विपक्षी पार्टियों ने एक राजनीति का तुरुप का पत्ता फेंका है, निश्चित तौर पे इनके लिए और असहज स्थिति पैदा कर दी है उन लोगों ने, क्योंकि कैंडिडेट का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होता है। लेकिन उस कैंडिडेट को भी तो सवालों के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया गया। एनडीए खेमे की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी, उनके कुछ फैसले, खास करके नक्सलवाद को लेकर के उनके फैसले पर सवाल खड़े किए गए, प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए। इसके अलावा मैंने देखा था, हालांकि स्वाति जी कह रही हैं कि बीजेपी एलिगेशन इत्यादि नहीं लगाती, लेकिन विपक्षी खेमे के फेस पर तो कई आरोप लगा दिए गए। गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी नक्सलवाद के प्रकरण को लेकर के,
उनका जो फैसला था। साथ ही साथ अभी रविशंकर प्रसाद 2 दिन ही नहीं हुए, उन्होंने बाकायदा एक तस्वीर दिखाई थी लालू यादव के साथ में और ये कहा कि एक न्यायिक बैकग्राउंड से, पृष्ठभूमि से आने वाला व्यक्ति लालू यादव के साथ जाकर के समर्थन की बात करता है, तस्वीरें सामने आती हैं, ये निंदनीय है, इसकी कड़ी निंदा की गई। स्वाति जी। जी देखिए, अभी बहुत तरह की बातें हो रही हैं और ये बात हम शुरू से चर्चा कर रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग, और क्रॉस वोटिंग क्या, अंतरात्मा की आवाज जो बार हो रही है कि किसकी अंतरात्मा की आवाज किस खेमे के लिए कब जग जाए और वो किधर वोट कर दे, ये कोई नहीं जानता है। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया लालू यादव जी वाला भी। अभी हमें बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है, शायद पिछले साल की बात है या उसके पिछले साल की बात है, एक ऐसी ही तस्वीर वायरल हुई थी जस्टिस चंद्रचूड़ जी की, जो गणपति बप्पा के दर्शन को गए थे और साथ में मोदी जी। आपको याद होगा कि उस समय मोदी जी उनके आवास पर पहुंचे थे। मैं आपको करेक्ट कर दूं, मोदी जी उनके आवास पर पहुंचे थे, गणपति पूजा में शरीक हुए थे। बिल्कुल जी, मैं वही उसी बात पे आ रही थी अभी कि वो तो साथ में चंद्रचूड़ सिंह के पूरे जस्टिस प्रक्रिया को, उनकी सोच को, हर एक बात को कटघरे में रख दिया गया था वैचारिक आधार पर। तो चर्चा क्यों नहीं होगी जब एक न्यायालय ने लालू यादव जी को सजा दे दी है, तो उसके बाद अगर आप उपराष्ट्रपति कैंडिडेट की तस्वीर उनके साथ आ रही है तो चर्चा तो होगी ही। चर्चा पे आप विराम नहीं लगा सकते हो और ये पथ भी आपने ही दिखाया है, तो चर्चा के लिए तो तैयार रहिए। लेकिन बात यहाँ पे मुख्य रूप से वही है कि विचारधारा की लड़ाई अगर आप बात कर रही हैं कि नक्सलवाद को लेकर के, तो इसे लेकर के संजीव जी से जवाब लेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कर रही हैं, आप कह रही हैं कि अगर आपकी तस्वीर ऐसे किसी व्यक्ति के साथ नजर आती है जिस पर अपराध साबित हो चुका है, दोषी करार दिए जा चुके हैं, तो जाहिर है चर्चा होगी। बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए जारी चुनाव प्रक्रिया की, जिसे लेकर देखिए 1-1.25 घंटे से ज्यादा का वक्त अब हो चुका है। शाम 5 बजे तक मतदान जारी रहेंगे। मैदान में है एक तरफ एनडीए के सीपी राधाकृष्णन, तो वहीं विपक्षी खेमे ने मैदान में उतारा है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी। इस बीच आज की ये तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्रिया में सबसे पहले अपना वोट कास्ट किया और देखिए एनडीए के खेमे की तरफ से अपनी जीत को लेकर के तो आश्वस्त सभी नजर आ ही रहे हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मार्जिन से ये जीत इंश्योर किया जाए, इसे लेकर के भी कवायद लगातार देखने को मिली। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी इस बीच लगातार इस पूरे चुनाव को और दिलचस्प और रोचक बनाता नजर आया। मेरे साथ लगातार मेहमान बने हुए हैं संजीव कौशिक जी और साथ ही साथ स्वाति तिवारी जी, आप दोनों राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजीव जी, एक बार फिर ब्रेक पर जाने से पहले स्वाति जी कई महत्वपूर्ण बातें कर रही थी, मैं चाहूंगी कि उसका जवाब अब आप दें, क्योंकि इनके कुछ फैसलों को लेकर के आधार बनाया गया और उस पर जबरदस्त टीका टिप्पणी की गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, लालू यादव के साथ दिखना, लालू यादव और उनकी पार्टी से समर्थन मांगना, ये तमाम चीजें सवालों के दायरे में भी रहे और जबरदस्त आरोप भी लगाए गए बी सुदर्शन रेड्डी पर। न्यायालय में उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति के साथ इनका साठगांठ, भारतीय जनता पार्टी कम से कम इस मुद्दे पर ना छेड़े तो ज्यादा बेहतर, मुंह ना खुलवाए तो ज्यादा बेहतर। भारत के इतिहास में पहली बार लोगों ने देखा कि देश के प्रधानमंत्री किस तरह से न्यायाधीश के कमरे में, मुख्य न्यायाधीश के कमरे में जाते हैं, उसके बाद में फैसले भी सुनाए जाते हैं और फैसला सुनाने के बाद में साल भर भी इंतजार नहीं किया जाता है, किस तरह से उसको उपकृत किया जाता है, जो बेहद शर्मनाक और कलंक है एक तरह से है। तो उस पर हम ना जाए तो ज्यादा बेहतर है, हम अपने मुद्दे पर रहें, उपराष्ट्रपति के चुनाव पर रहें तो ज्यादा बेहतर है। रही बात कैंडिडेट के बारे में, तो निश्चित तौर पे एक ऐसे क्षेत्र से उनको चुन के लाया गया जो जिनकी सब जगह पे, सारे क्षेत्र में, सारे लोगों के बीच में उनकी स्वीकार्यता थी, जिसकी वजह से लाया गया, न ही कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि। तो ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाना निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन की तरफ से एक ऐसा तुरुप का पत्ता था जिसके नाम पर कम से कम इतनी बड़ी सहमति तो बनी। ये मेरी बहन भले नहीं माने, लेकिन इतनी बड़ी सहमति उसी व्यक्ति के नाम पे बना है। आज के वक्त में यदि हम क्रॉस वोटिंग की बात भी कर पा रहे हैं तो इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उस कैंडिडेट या उस उम्मीदवार के ऊपर किसी भी पार्टी का छाप नहीं पड़ा हुआ है, लोगों नहीं लगा हुआ है। जिन इंडिया गठबंधन के एनडीए गठबंधन के जिस उम्मीदवार के बारे में बात कर रहे हैं, कौन नहीं जानता कि किस पृष्ठभूमि के हैं वो और क्यों उनका नाम चयन किया गया।
क्या संघ से अपने बिगड़े हुए रिश्ते को सुधारने की बात नहीं की गई? उनके चरणों में शरणागत होने की बात नहीं है क्या? तो हम इस आज के वक्त में, चुनाव के वक्त में, किसी के भी जीत का मजा खराब नहीं करना चाहते हैं। निश्चित तौर पे दो लोग यदि उम्मीदवार के तौर पर खड़े हैं तो एक को हारना है और एक को जीतना है। लेकिन मैं उनके उस फैसले का जो नक्सलवाद से जुड़ा हुआ है, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की भी एक टिप्पणी आई और उन्होंने बहुत क्लैरिटी के साथ कहा कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, सभी जानते हैं नक्सल प्रभावित ये क्षेत्र रहे हैं और इनके फैसले की वजह से काफी असर पड़ा था। इसकी काफी चर्चा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसका जिक्र किया था। सलवा जुडूम से संबंधित उनका जो पूरा का पूरा फैसला रहा वो विवादों में रहा और लोग अपने अपने तरीके से उसे इंटरप्रेट करते हैं। क्या यही वजह है कि जो दक्षिण भारत से आने वाले या जो उससे कनेक्टेड बेल्ट्स हैं वहां पर इन्हें लेकर के कन्विंसिंग तरीके से इंडिया गठबंधन अपनी प्रेजेंस नहीं जता पाया? कुछ लोग एब्सटेन रहने का फैसला ले लेते हैं। आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की तारीफ करेंगे अमित शाह जी या भारतीय जनता पार्टी के लोग तारीफ करेंगे क्या? निश्चित तौर पे वो नुक्ताचीनी करेंगे। विरोध की राजनीति है तो विपक्ष की राजनीति वो करेंगे, कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जिस वक्त फैसले लिए जाते हैं, जिस वक्त एक न्यायाधीश फैसले लेता है तो उसके अपने स्वविवेक के ऊपर ही वो फैसले लेता है जी। और लेने के बाद में आज यदि इस न्यायाधीश को पूर्व न्यायाधीश को यदि सामने लाया गया उम्मीदवार के तौर पे जिसपे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, तो इसलिए तो मैंने कहा कि लोगों ने देखा है कि किस तरह से न्यायाधीशों से फैसले लिए गए और कैसे उनको उपकृत किया गया। ये लोगों ने देखा है। बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है और डंके की चोट पे कहते हैं कि हमने करवाया ऐसा। उस पर ज्यादा हम शीशा लेकर नहीं करना चाहते हैं, तो इनको छोड़ दीजिए। जो उम्मीदवार है वो उम्मीदवार शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है और 6 बजे के बाद वोटिंग पर काउंटिंग जब शुरू होगी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, तस्वीरें स्पष्ट हो जाएंगी। हालांकि महज औपचारिकता ही है, लेकिन ये जो मार्जिन जिसका जिक्र संजीव जी आप भी कर रहे थे, ये कितना रहता है इस पर सबकी निगाहें बनी रहेंगी। बहुत शुक्रिया स्वाति जी और संजीव जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया जारी है। प्रधानमंत्री मोदी अपने वोट कास्ट कर चुके हैं। बाकी सभी सांसद भी वोट करने के लिए संसद भवन पहुंच रहे हैं। इस मौके पर एनडीए और इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी की प्रतिक्रियाएं आई हैं, सुन लेते हैं। The election is taking place. It is going to be a big victory for the Indian nationalism. We all are one. We will be one. India, we want to be the Vikshit Bharat, and all the victory will lead towards that. आप सब लोगों के धन्यवाद और सभी प्रतिपक्ष के जितने भी नेतागण हैं उन सबको धन्यवाद। सर कितने आश्वस्त हैं आप जीत को लेकर? पूरा सर माइक थोड़ा पीछे कर लो। तो यार क्या पूरा हम तो इलेक्शन जीतने वाले हैं।